वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडीज़ पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो गई हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं। तो आज इंग्लिश का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक, जितनी भी चीज़ें बेसिक है यानी कि जो एकदम शुरू से ए से लेके यानी कि अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे तक बढ़ेंगे, ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको परेशानी होती है, वो शुरू से जान पाएँ और समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का जो स्टार्टिंग है, जैसे कोई भी जो भाषा होती है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी भी, इंग्लिश भी जो है वो हिंदी की तरह एक भाषा ही है। तो कोई भी जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब कि जहाँ से उस लैंग्वेज की शुरुआत हो रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, वैसे ही इंग्लिश भाषा की लिपि रोमन है। तो अब ये रोमन लिपि में इंग्लिश भाषा लिखी हुई होती है। तो इंग्लिश स्टार्ट होता है कहाँ से? हम लोग सभी जानते हैं अल्फ़ाबेट से, यानी कि ABCD से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो सबसे पहले हम लोग ये जान जाएं कि कोई भी जो भाषा होती है, अब जैसे हिंदी, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी कैसे स्टार्ट होता है? अ से, आ से और ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, ABCD से लेके जेड तक, ये हमारा ज्ञा तक आता है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कोई भी जो भाषा होती है उसकी सबसे बेसिक यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे ये अक्षर है, ये क्या है? ये सारे अक्षर हैं। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में हम लोग इसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अगर मैं इंग्लिश और हिंदी एक साथ इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि जो बच्चे जिनका इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा वीक है उनको क्लियरिटी मिले कि ठीक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको नहीं समझा जा सकता है। ये ऐसी चीज़ है जिसको आसानी से हम, अगर हम हिंदी से कंपेयर करें तो ये आसानी से बच्चों को भी समझ में आएगी। जैसे हिंदी में हम आ से शुरू करते हैं, वैसे इंग्लिश में ABC से जी तक करते हैं। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर है। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई अल्फ़ाबेट्स है। अब हिंदी में जैसे ये जो अक्षर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में भी दो तरीके से होते हैं, एक वॉवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स। तो हम लोग जानते हैं कि स्वर में जो है अ, आ, ई से लेकर री तक होते हैं। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश और व्यंजन में क से शुरू होता है, ख, ग से लेकर ज्ञ तक। ठीक है। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में जो है वो 5 वॉवेल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। 5 वॉवेल्स में कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U। और बाकी जितने भी, टोटल कितने वॉवेल्स होते हैं ABCD में? टोटल होते हैं 26। तो 5 वॉवेल्स हो गए, तो कॉन्सोनेंट्स कितने बचे? 21। कहाँ से बचेंगे? B, C, D, E हमारा ऑलरेडी वॉवेल्स है, तो F, G, H, J, K, L, M, N, O नहीं होगा, P, Q, R, S, T, U, V नहीं होगा, सॉरी O नहीं होगा, ये हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब जैसे वोवेल्स A, E, I, O, U हैं कॉन्सोनेंट्स,
बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जे। तो ये हमारे 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो ठीक, अब हम लोग को इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी में स्वर और व्यंजन होता है, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हिंदी, अब सबसे छोटी इकाई को अगर एक से ज़्यादा, यानी कि अगर किसी भी भाषा में हम लोग किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को एक या उससे ज़्यादा अक्षर को एक साथ लेते हैं तो हमारा शब्द बनता है। सबसे छोटी इकाई हो गई अक्षर। उसके बाद इसमें अगर एक से ज़्यादा अक्षर लेंगे तो क्या बनेगा? शब्द। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? अल्फ़ाबेट्स। और इसमें अगर एक से ज़्यादा हम लोग लेंगे तो ये क्या बनाएगा? वर्ड्स। ठीक है। अब शब्द क्या होता है? तो शब्दों का ऐसा समूह जो आपस में मिलकर किसी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जो नाउन होता है, मतलब कोई अर्थ वाला, मीनिंग वाला शब्द बनाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी में शब्द कहेंगे और इंग्लिश में वर्ड्स कहेंगे। अब अगर एक से ज़्यादा शब्द मिलके कुछ भी बनाता है तो वो क्या हो जाता है? वाक्य। ठीक उसी तरीके से वर्ड्स में अगर एक से ज़्यादा हम लोग कोई भी वर्ड को आपस में सजाते हैं तो वो बनाता है सेंटेंस। मतलब जिस प्रकार हिंदी में हम अक्षर से शब्द बनाते हैं, फिर शब्द से वाक्य बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाते हैं और फिर वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि वाक्य क्या हम कुछ भी लिख देंगे तो वाक्य बन जाएगा? नहीं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? कि शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक से हमारा क्या मतलब है? सार्थक से मतलब कि एक से ज़्यादा शब्द या एक से ज़्यादा वाक्य को हम लोग आपस में सजा कर लिख तो रहे हैं, लेकिन कुछ भी लिख देंगे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। उसको इस तरीके से सजाना है ताकि कोई भी एक मीनिंग, कोई भी एक अर्थ निकले। जैसे कि अगर हम बोल देते हैं कि वह गया आम, से लाने साइकिल। अब इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं। लेकिन अगर हम लिखेंगे कि वह साइकिल से आम लाने गया तो ये एक अर्थपूर्ण वाक्य है। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस, इंग्लिश में जब हम आते हैं तो सेंटेंस का भी वही मीनिंग हो जाता है, यानी कि ऐसा कोई भी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना ताकि उनका कोई एक मीनिंगफुल मीनिंग निकले। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, मतलब वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल गया। अब इस वर्ड के अरेंजमेंट का ये क्या है? देखो, ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 वर्ड्स मिला के आपस में एक सेंटेंस बना रहे हैं। और इस सेंटेंस का एक मीनिंग है, क्या है? ही वेंट टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल गया। तो इसी प्रकार ऐसे एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का एक मीनिंगफुल रीजन होना चाहिए, यानी कि उसका एक मीनिंग होना चाहिए जो कि जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस, हम लोग समझ गए। जैसे हिंदी में अक्षर से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से लेटर बना, लेटर से सेंटेंस बना। अब सेंटेंस में हम लोग सेंटेंस को अलग अलग अरेंजमेंट, जो जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है, 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 अरें
अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है तो वो कैसे होना चाहिए, मीनिंगफुल वे में होना चाहिए। तो इसको मीनिंगफुल वे में हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये तो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो चौथी कक्षा से या तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे क्या हो जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हेल्प से हम लोग किसी भी वर्ड के अरेंजमेंट को सीखते हैं, यानी कि वर्ड का जो अरेंजमेंट है वो कैसे करना है वो हम लोग कहाँ से सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, 1 से लेके 8 तक। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में एक एक करके पढ़ने में वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आर्टिकल से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हम लोग आर्टिकल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल क्या होता है, तो सबसे पहले जानने वाली बात क्या है कि आर्टिकल ए एन और द, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल। यानी कि ए, एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ए, एन और द क्या होता क्या है, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ, नाउन्स के साथ। नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि नाउन्स को अच्छे से व्यक्त करने के लिए कि यह नाउन जो है वो किस प्रकार का है, कैसा है सॉरी, उसके लिए हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं। आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, बस 3 ही होते हैं, ए, एन और द। अब इन तीनों में ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल में होता है द, और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल मतलब कि वो तो हम लोग डेफिनिट में क्या देख रहे थे, डेफिनिट में है द और इनडेफिनिट में ए और एन। अब देखो डेफिनिट होता क्या है, डेफिनिट में यानी कि कोई स्पेसिफिक हो, यानी कि कोई निश्चित चीज हो, कोई भी ऐसा नाउन जो कि निश्चित है, यानी कि निश्चित है या फिर स्पेशल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेफिनिट। और इसलिए उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, द। और जो इनडेफिनिट यानी कि जो निश्चित नहीं है, कॉमन है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में भी 2 प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स, एक होता है ए और दूसरा होता है एन। तो अब हम लोग देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल में ये जो है ये हमारा स्पेसिफिक होता है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि निश्चित हो। तो द कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ऐसे नाउन के साथ जहाँ पे कोई स्पेसिफिक यानी कि निश्चित संज्ञा का बोध हो, तो वहाँ पे हम लोग द इस्तेमाल करेंगे। और इनडेफिनिट कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे कॉमन हो, कोई भी कॉमन नाउन हो, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम लोग देखेंगे कि ए, एन और द का इस्तेमाल करना कहाँ कहाँ है। हम लोग जानते हैं कि डेफिनिट में हमारे पास है द, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक आइटम्स के पास, स्पेसिफिक नाउन के साथ। जैसे अगर हम लोग लेते हैं कि किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करें, किसी खास देश के बारे में, या किसी खास गाड़ी के बारे में, मतलब ऐसा कोई भी नाउन जो कि खास हो। खास कहने का मतलब होता है कि हम लोग स्पेसिफिकली उसी एक वस्तु या उसी एक व्यक्ति के बारे में या फिर स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम अब बात करें हमारे घर की, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द हाउस
which द हाउस ओवर देयर इज माइन, यानी कि वह घर जो वहाँ दिख रहा है वो किसका है, मेरा है। मैं सारे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल किसके बारे में, द हाउस, यानी कि किसी खास घर के बारे में जो कि मेरा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, द हाउस। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि ये स्पेशल नहीं होता, तो हम लोग इसमें से अ या फिर एन की बात करते हैं। तो ए और एन की बात भी, ए और एन का यूज भी हम लोग अभी देख लेते हैं। इनडेफिनिट में हमारा क्या है, ए और एन। तो ए कहाँ इस्तेमाल होता है, एन कहाँ इस्तेमाल होता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो हम लोग जब आर्टिकल पढ़ रहे थे, अल्फाबेट्स पढ़ रहे थे, सॉरी, तो इसमें हम लोग देखे हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स में रेस्ट ऑफ अदर्स। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू हमारे पास वॉवेल्स है, और कॉन्सोनेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ने के बाद जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो जितने भी वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि एलिफेंट, आंट, अम्ब्रेला, तो उन सब के आगे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एन का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पे हमारे पास वॉवेल साउंड आए। तो हम लोग देख रहे थे कि वॉवेल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एन का। यानी कि जहाँ पे भी हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आएगा, यानी कि उस स्पेसिफिक नाउन को उच्चारण करते समय अगर हमारा जो साउंड है वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता हो, जैसे कि एलिफेंट, आंट, अम्ब्रेला, तो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एन का। तो एन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, वॉवेल साउंड के साथ। यानी कि जहाँ जहाँ हमारा वॉवेल साउंड आएगा वहाँ वहाँ हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में an aunt, an elephant, an umbrella। तो जहाँ जहाँ हमारे पास वॉवेल साउंड आएगा वहाँ पे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जहाँ जहाँ हमारा ए साउंड होगा, सॉरी, जहाँ जहाँ हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। यानी ए का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे अ बॉय, अ टाइगर, अ टीचर। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में एग्जाम्पल्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड में हमारा जो अंतर है वो हमें पता है कि जहाँ जहाँ ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आए वहाँ पे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारा वॉवेल्स के अलावा यानी कि कॉन्सोनेंट का साउंड आए तो वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अ का। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला कि अ टीचर, तो ये कोई भी एक कॉमन टीचर है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे अ टीचर। लेकिन अगर किसी खास टीचर के बारे में बात की जाए, जैसे कि द टीचर हु टॉट अस इंग्लिश, तो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, द का। यानी कि वो डेफिनिट हो जाता है, यानी कि किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर। द टीचर हु टॉट अस इंग्लिश, यानी कि
कोई एक ख़ास टीचर हैं जिन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाया था, तो वो क्योंकि स्पेसिफिक हैं, क्योंकि हमने जिस टीचर से पढ़ा है वो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो वो एक स्पेसिफिक टीचर हो गए, इसलिए यहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जस्ट एज अ कॉमन टीचर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अ टीचर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो टी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई हम लोग अ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है डिफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल में। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन। एक बार हम लोग इसको ब्रीफ कर लेते हैं। अगर हम लोग ओवरव्यू देखें तो आर्टिकल हमारा क्या होगा, आर्टिकल्स दो तरीके के हो गए। पहला डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, द, और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन। ये कहाँ पे लगेगा, किसी स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित, किसी निश्चित नाउन के साथ, और ये हमारा कोई भी कॉमन नाउन के साथ, यानी कि आम। ठीक है, तो यानी डेफिनिट आर्टिकल द हो गया और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन हो गया। द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, निश्चित नाउन के साथ, और इनडेफिनिट का इस्तेमाल यानी ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कोई भी एक कॉमन नाउन है तो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट, और इसमें ए कहाँ इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन कहाँ यूज होगा, वॉवेल्स के साथ। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, a boy, a tiger, और एन के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, an aunt, an elephant। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल हो गया। दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द, THE द होता है, और ये इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि आर्टिकल्स जो है वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि नाउन का इस्तेमाल सही तरीके से करने में हमें हेल्प करता है, और वो दो प्रकार के होते हैं, पहला डेफिनिट, दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल में हम लोगों के पास द है जो कि स्पेसिफिक नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन है जो कि हमारे पास जो कि हम लोग कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास वोवेल साउंड हो। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। आर्टिकल हमारे लेसन में, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि तुम्हारे पास ए, एन और द का यूज करने के लिए लगभग कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए आर्टिकल्स जो टॉपिक है वो 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, दोनों क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आशा करता हूँ कि आर्टिकल जो है वो तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो तुम लोग व्हाट्सएप पे नंबर कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और अगर
ए और ये आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम लोग इसको देख लेंगे, और कुछ भी जो कमियां रह गई हैं, अगर कोई भी परेशानी आती है तो वो तुम लोग बताओ और शेयर करो, उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करो और हम लोग के साथ बने रहो। थैंक यू।